गुड आफ्टरनून, जय हिंद। देसी बॉय शिशुपाल कुमार, सबको गुड मॉर्निंग बाबू। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, आज हम लोग एमसीक्यू लाने वाले हैं, ठीक है। मनोज कुमार गुड मॉर्निंग, सुनील सुमन जय हिंद, सत्यम कुमार जय हिंद बाबू। शिशुपाल कुमार सर कल का वीडियो ऐप में नहीं आया है, अच्छा उसको देख लिया जाएगा। अजय कुमार पंडित गुड मॉर्निंग, सुजीत जय हिंद, राहुल जय हिंद, विजय कुमार, सनोज, राहुल, प्रशांत यदुवंशी, सबको गुड मॉर्निंग बाबू। रिस्पायरेटरी सिस्टम खत्म हो गया, आप लोग उससे रिलेटेड कोई। राहुल आर्मी बॉय लव यू सर जी, लव यू टू। शिशुपाल कुमार ए बुक कब मिलेगा सर? ई बुक पे काम चल रहा है, मिल जाएगा ई बुक। कमलेश यादव, सुशील पटेल, बॉबी, सबको गुड मॉर्निंग। पीके भाई, इंग्लिश का क्लास भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। देखिए अभी हम लोग का लगभग दिन में 4 ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो वो एक टाइमिंग का इशू आ रहा है, वो जल्द ही मैनेज करके सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। चलिए आज जुड़ते हैं आज के सेशन पे। आज बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन होता है प्रत्येक एग्जाम में, वहां से लेकर के आए हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, यकृत को लीवर बोलते हैं, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, और ब्रिक किडनी। तो जल्दी से बताइए कि आरबीसी का निर्माण कहां पे होगा? चलिए सबका जवाब आ रहा है सी, तो सी सही जवाब है ये, सी। देखिए आरबीसी का या जितने भी ब्लड सेल हैं उसका निर्माण क्या होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि जब गर्भावस्था में जब बच्चा होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? क्योंकि जब गर्भावस्था में बच्चा होगा तो गर्भावस्था में देखिए बोन का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहां पे उस केस में कहां पे इसका निर्माण होगा आरबीसी का? देखिए जो अभी जुड़े हैं क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। लेकिन जब गर्भावस्था में बच्चा होगा तो उस समय यकृत में, ठीक है। अब आरबीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है यानी आयु जो होता है वो कितने दिनों का होता है? विजय कुमार, मीजोडर्म, हाँ ये मीजोडर्मल ऑर्गन है, वेरी गुड। कितना होता है ये? हाँ लगभग 60 से 120 दिन होता है। 120 दिन बाद जब इसका डेथ होता है, वो कहाँ पे डेथ होगा? कौन से ऑर्गन में जाके इसका डेथ होगा?
हाँ प्लीहा में, और यकृत लीवर में भी जाके होता है। ठीक है, देखिए ये इसका जो डेथ होगा, यानी जो कब्रगाह कहते हैं, ठीक है, कब्रगाह ऑफ किसका, आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह किसको बोलते हैं, स्प्लीन को, यानी प्लीहा को। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आरबीसी है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि आरबीसी डेथ स्प्लीन में ही क्यों होता है। तो देखिए ये जब बनता है तो जैसे देखिए यहाँ पे ये आयोटा है, तो आयोटा में जैसे आरबीसी ये ट्रैवल कर रहा है, फिर ये दूसरे ये डिवीजन होगा, तो जैसे 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 डिवीजन होते जाता है ये दूसरे ऑर्गन में जाएगा, तो इसका जो ये सेल है वो पतला होते जाएगा, ये जो नस है वो पतला होते जाता है, और वो 120 दिन में क्या होता है, एक दिन में बहुतों बार ये क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो घिसते जाता है, और 120 दिन बाद ऐसा होता है कि जैसे ही वो इसमें प्लीहा में इन करेगा, और प्लीहा का बनावट भी ऐसा होता है, उसका नस जो होता है वो बहुत पतला होता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे डेड हो जाता है, और यहाँ से डेड होने के बाद कुछ लीवर में भी जाता है, तो इसलिए इसको स्प्लीन को और लीवर को दोनों को क्या बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं, यानी दोनों जगह डेथ होता है। लेकिन स्प्लीन क्या होता है ना, ये जो प्लीहा है, तो यहाँ पे जो आरबीसी डेथ किया, डेथ का मतलब वो टूट करके ब्रेक होकर के अलग हो जाता है, कुछ दिन बाद ये रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, रीजनरेट होकर के ये फिर से एक ब्लड सेल बना लेगा। ठीक है, और यहीं पे स्टोर रहता है, तो इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। आया समझ में, तो इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, तो डब्ल्यूबीसी का बता दीजिए, नहीं थ्रोम्बोसाइट नहीं, गलत, डब्ल्यूबीसी का रोहित आर्य सर इंग्लिश में स्टडी कराओ। तो इसमें क्या दिक्कत है रोहित जी, देखिए क्वेश्चन क्या था, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ये सारा तो इंग्लिश में ही है, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और किडनी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा, तो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, किडनी, कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। चलिए डब्ल्यूबीसी का बताइए, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का बताइए, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 80/120, 120/80, 90/150, 80/150। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है, 80/120, 120/80, ये mmHg में होगा, ये mmHg, सारे mmHg में हो गए। तो देखिए सही जवाब सबका आ रहा है 120/80। मनुष्य का जो समान रक्तचाप होगा वो कितना होता है, 120/80। ये देखिए होता क्या है, ये हमारा हार्ट है, इसके कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। इधर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद। ठीक है, ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीलय। तो ये वाला पोर्शन नीचे जो है वो नीलय होता है, ऊपर में जो है वो आलिंद होता है। इसको आर्टरी या आर्ट्रियम, ठीक है, आर्ट्रियम, और इसको वेंट्रिकल, इंग्लिश में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये लेफ्ट साइड होता है, यानी ये बायां आलिंद हो जाएगा, और ये होता है दायां आलिंद। ये दायां क्या हो जाएगा, नीलय हो जाएगा, और ये बायां नीलय, बायां नीलय।
देखिए इसमें क्या होता है, पूरे बॉडी से, यानी पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ पे आता है, किस वाले में, दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस वेन को क्या बोलते हैं, जो पूरे बॉडी से ब्लड को ले करके बाएं आलिंद में ला करके छोड़ता है, तो इस नस को क्या बोलेंगे, ये एक वेन है। तो इस वेन का नाम बताइए सब लोग। चलिए इसका नाम बताइए। इसका वेना कावा है, वेना कावा। ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा। फिर यहां से क्या होता है, हाँ यहाँ पे ट्रिकास्पिड होता है, ट्राइकास्पिड, यहां से ब्लड यहां पे आएगा और यहां से फिर क्या कहां पे जाएगा, हाँ लंग्स में जहां फिर पड़ा सही है, फिर लंग्स से प्यूरिफाई करके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से प्रेशर के थ्रू, ये है आयोटा, ये सबसे बड़ा धमनी है आयोटा। तो यहां से जो ब्लड निकलता है जिस प्रेशर से, जैसे देखिए एक पाइप से ब्लड या पानी निकलेगा, जैसे एक पाइप से गांव में देखे होंगे ना कि जो खेत पटाते हैं, जो खेत का सिंचाई करवाते हैं, तो जैसे ही मशीन को चालू करेंगे तो एक दबाव से जाएगा ना, तो जिस दबाव से आयोटा से ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो वो रेट कितना होता है 120। और जिस दबाव से ब्लड अंदर आता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो यही प्रेशर बोलना चाह रहा है कि आयोटा से जब ब्लड जाता है तो उसका दबाव कितना होता है, तो 120 mmHg, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जब अंदर आता है यहाँ पे तो वो कितने से 80 mmHg, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है 22, 29, 14, 26। हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स इन आर स्कल। ठीक है, खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22, 29, 14 और 26। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसमें कितना होता है सबका, देखिए जवाब सही आ रहा है 29। अब ये 29 कैसे होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। यानी स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी में कुल हड्डी का संख्या होता है 29। कैसे कैसे उसका बंटवारा करते हैं, एक होता है कपाल। कपाल में कितना है, कपाल में कपाल में 8 हो गया, चेहरा में 14, और बताइए कान में, एक कान में होता है 3, तो 2 कान है हमारे स्कल में, तो 6 हो जाएगा। और एक कितना हो जाएगा, एक हायर्ड बोन होता है, एक हायर्ड बोन होता है यहाँ पे जिससे जीभ अटैच होता है। ठीक है, तो टोटल हड्डियों का संख्या क्या हो जाएगा खोपड़ी में, कितना 29। चलिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए चेहरा में, ये देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, सबको हम हिंदी में लिख देंगे। ये है नेजल, ये है लैक्राइमल। अभी हम इसको याद करवा देंगे। ठीक है, जो ये पूरा खोपड़ी देख रहे हैं, ये खोपड़ी में कितना हड्डी 29, चेहरा में 14, तो ये चेहरा में 14 हड्डी का है। देखिए इसको कैसे याद कर लेना है, यहां से देखिए ट्रिक बनाते हैं। मामा, देखिए ये एमए से है, एमए से है तो इसको बोलेंगे मामा। ये इंफीरियर है तो इसको बोल देते हैं इंफॉर्मेशन, मामा इंफॉर्मेशन लाना। ठीक है, मामा इंफॉर्मेशन लाना। ये पीए से है पापा। ठीक है, पापा जाएंगे वरना। ठीक है, मामा
इंफॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे बरना। पहले एक दो बार बोलिए फिर हम याद करवा देते हैं। आप लोग भी बोलिए। हाई वुड बोन एग, वेरी गुड देसी बॉयज। काजल कुमार सिंह 8 6 14 प्लस 1, वेरी गुड। टोटल होते हैं 29। देखिए अब इस 29 जो संख्या हम उसको याद करवा रहे हैं, तो फेस में कितना यानी चेहरा में कितना होता है 14। अब देखिए ये याद हो गया, मामा इंफॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे बरना। अब देखिए पहला जो मामा है यानी दो मामा, तो इससे क्या हो गया मैंडिबल और ये मैक्जिला, मैक्जिला ये है मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल मैक्जिला ये है इंफीरियर नेजल कोंका, इंफीरियर नेजल कोंका, और ये है लैक्राइमल, ये क्या हो गया लैक्राइमल। देखिए पहला मामा तो एक से हो गया मैंडिबल मैक्जिला, फिर इंफॉर्मेशन से क्या हो जाएगा इंफीरियर नेजल कोंका, लाना, लाना से क्या हो जाएगा एक लैक्राइमल हो गया और एक नेजल हो गया। पापा इंफॉर्मेशन, पापा जाएंगे बरना, ठीक है। तो पापा पा से ये पैलेटाइन हो गया, क्या हो गया पैलेटाइन, और जाएंगे, जाएंगे से जायगोमैटिक, ये हो जाएगा जायगोमैटिक, ठीक है। और ये होता है बरना को याद कर लेना है बोमर से, ठीक है बोमर। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां से जहां से शुरू किए थे ये एक होता है और ये एक होता है, और बाकी का सब दो दो होता है। ये जो अगर ट्रिक याद करेंगे तो पहला वाला एक और अंतिम वाला एक, बाकी सब दो दो होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि चेहरा में टोटल 14 होते हैं, और वो कौन कौन होगा। मैंडिबल सबसे मजबूत होती है निचले जबड़े के, वेरी गुड। हाँ वो क्या हुआ जी, हाँ कुछ बैठ रहा है ना, मच्छर बैठ रहा था। चलिए ये चेहरा। अब ये होता है आपका जो कपाल हो गया, ठीक है। कपाल में 8 हड्डी होते हैं, तो इसका देखिए इसका याद कर लेना है कैसे, इसको देखिए ऐसे ही है, पहले हम याद करवा देते हैं फिर पिक्चर पे आएंगे, ठीक है। देखिए कपाल में 8 हड्डी होते हैं, तो उसके लिए देखिए ट्रिक याद कर लेना है ओटीपी। ओटीपी आप लोग सब परिचित होंगे, है ना। मोबाइल में ओटीपी आता है, कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन करें या कोई भी चीज करते हैं तो ओटीपी आता है। तो ओटीपी, तो ओटीपी क्या काम करता है हम लोग को, है ना, सेव करने का काम करता है। तो सेव का यहाँ पे स्पेलिंग SEF याद कर लेना है। ऐसे सेफ का स्पेलिंग तो अलग होता है SAFE, लेकिन क्या याद कर लेना SEF। तो ओ से क्या हो जाएगा ओसीपीटल, ओ से क्या हो जाएगा ओसीपीटल, टी से टेम्पोरल, टी से टेम्पोरल, पी से पेराइटल, एस से स्पेमोइड, इथमोइड, और ये फ्रंटल, ठीक है। सब भूल गए जी, ऑफलाइन वाले बच्चे तो किए हुए हैं। तो देखिए ये ट्रिक आपको याद कर लेना है OTP सेफ, और ये नंबरिंग जो होगा वो 122 होगा, और कितना 111 122, हाँ OTP का 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो ये OTP सेफ, OTP सेफ, ठीक है। ये पहले याद कर लीजिए OTP सेफ। ये नंबरिंग है ऐसे सीक्वेंस में, अगर ये याद किया OTP सेफ तो 122 और 111, ये हो गया स्फेनोइड, और ये क्या हो जाएगा इथमोइड होता है, इथमोइड, और F से क्या होता है
फ्रंटल। तो इसमें देखिए सिर्फ टीपी यानी टेम्पोरल और पेराइटल सिर्फ दो दो होते हैं, बाकी का संख्या क्या होता है, एक एक होता है। तो ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पिक्चर से देख लीजिए, यहां पे देखिए इथमोइड है, ये स्फेनोइड फ्रंटल, ये पोर्शन होता है पेराइटल, ये होता है टेम्पोरल ओसिपिटल। ये जब बोन्स पढ़ाएंगे स्केलेटन सिस्टम तो इसको और अच्छे से करवा देंगे कि कहां पे किसका क्या काम होता है। इसके अलावा देखिए हम लोग अभी क्या क्या देख लिए, चेहरा का 14, कपाल 8। अब कान का देख लीजिए, कान में कितने हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, एक कान का याद कर लेंगे, दूसरे कान में भी वही सेम हड्डी होता है। तो एक कान में होता है, इसको याद क्या कर लेना है, मिस। पहला होता है MIS, एम से एम से और एस से स्टेपिज, मेलियस इनकस और स्टेपिज। एक कान में 3 हड्डी, इनकस स्टेपिज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कान में अस्थियों की संख्या, तो ये तो याद ही हो गया, एक कान में। चलिए इसका जवाब दीजिए। डिस्प्ले ऑफ हो जा रहा है सर, डिस्प्ले ऑफ हो रहा है बार बार। अच्छा ठीक है, देख लिया जाता है उसको। तब तक इसका जवाब दीजिए। एक कान में अस्थियों की कुल संख्या होती है कितना, 2, 3, 4 और 6। 2, 3, 4 और 6। कुछ स्पार्क कर रहा है क्या? ऐसे यहां से उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए मुश्किल तो आते रहेगा हम लोग के, देखिए पिछले 1 साल से मुश्किल का ही घड़ी देख। हाँ कभी कभी कर रहा है। चलिए तैयार हो जाइए, वो बफरिंग अगर होता है तो फिर देख लिया जाएगा। कैमरा ठीक है आर्मी लवर, कैमरा से प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था स्पार्क की वजह से। चलिए इसका जवाब दीजिए। ये हो जाएगा 3, एक कान में 3, क्या क्या, तो MIS, एम से क्या हो जाएगा, मेलियस इनकस और स्टेपिज, मेलियस इनकस और स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है। ये बहुत ही सारे कॉमन क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट किए हैं MCQ मिसलेनियन, तो बेसिक चीज से पहले शुरू किए हैं कि आप लोग का पहले बेसिक रिवाइज करवा दिया जाए, फिर इससे थोड़ा हार्ड लेवल पे आएंगे। इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि। चलिए सबका जवाब सही आ रहा है, अग्नाशय। इंसुलिन का स्त्रावन कहां से होता है, अग्नाशय से। तो देखिए ये अग्नाशय कहां पे होता है, हम लोग देखिए बॉडी कैविटी, जो मेरा पहला क्लास देख रहे हैं तो वो इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि ठीक है, यहां पे एक बॉडी कैविटी होता है, यानी एक चैम्बर होता है आपके यहां से लेकर के यहां तक, नीचे तक, ठीक है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम कैविटी।
और यहाँ पे जो इसका पार्टीशन होता है वो डायफ्राम के थ्रू, इसको बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक कैविटी, और इसको एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल में ही यहाँ से क्या होता है, पेट स्टार्ट होता है आपका आमाशय, और यहाँ पे छोटी आंत, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बड़ी आंत रहता है चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेट वाला हिस्सा है, तो यहाँ से ये ड्यूodenum छोटी आंत का हिस्सा शुरू हो जाता है, यहीं पे क्या लगा रहता है, पैनक्रियाज, यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाज। तो यहीं से श्रावण होता है, पैनक्रियाज से ही श्रावण होता है किसका, इंसुलिन का। लेकिन पैनक्रियाज में अगर थोड़ा सा और पूछ दे कि उसके किस सेल से, यानी किस कोशिका से, तो अल्फा से, बीटा से, डेल्टा से, एफ से, इसमें 4 सेल होते हैं, अल्फा, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। बताइए किससे, देसी बॉयज अंगाशय के 3 सेल होते हैं, नहीं 3 सेल, देखिए आप देसी बॉयज आप 3 सेल जो बता रहा है ना, तो अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये 3 सेल आप वहां पे पढ़े होंगे। ये तीनों काम क्या करता है, हार्मोन निकालने का। हार्मोन वाले में आप पढ़े होंगे कि 3 ही एंजाइम होता है, मतलब 3 ही सेल होता है, और एफ सेल जो होता है वो एंजाइम का सिक्रीशन करता है। इसीलिए तो इसको अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। अल्फा, बीटा, डेल्टा ये तीनों हार्मोन निकालता है, तो हार्मोन निकालने के कारण इसको क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये अंतःस्रावी का भी गुण करता है, गुण होता है इसमें। और एफ सेल जो है वो एंजाइम निकालता है, क्या निकालता है, एंजाइम। तो एंजाइम निकालने के कारण ये क्या हो गया, बाह्यस्रावी। तो दोनों गुण होने के कारण ही पैनक्रियाज को यानी अग्नाशय को क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें बीटा सेल क्या होगा, इंसुलिन निकालेगा, और अगर इंसुलिन बैलेंस ना रहे तो क्या होगा, कौन सा बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है विजय जी। सबसे बड़ी कौन सी है, यकृत। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, साइनोकोबालामीन, देखो साइनोकोबाला होगा, साइनोकोबालामीन, नियासिन और मैलिक हसीस, मैलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, साइनोकोबालामीन, या कोबालामीन भी कहीं पे लिख सकता है, कोबालामीन, नियासिन या मैलिक एसिड। चलिए जवाब दीजिए। विटामिन B12 का देखिए रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो चलिए विटामिन का सबका देख लेते हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो सब क्यों नहीं एक बार में ही खत्म कर दिया जाए। तो विटामिन को देखिए, विटामिन का जो डिवीजन करते हैं वो 2 आधार पे करते हैं, किस पे, एक होता है वसा में घुलनशील, और एक होता है क्या, वाटर में, पानी में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, A, D, E, K, और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, B और C। तो चलिए देखिए सबका नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम, देखिए विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, यानी रेटिना पे फर्क पड़ेगा, तो रेटिना से याद कर लेना है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। पहले इसका देख लेते हैं, ADE के, डी का बताइए। ये हड्डी के लिए अच्छा होता है, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का क्या नाम हो गया, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई बताइए, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। अगर किसी का ब्यूटी अच्छा ना हो तो क्या करते हैं, उसको टोक देते हैं, यानी टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफेरोल। और विटामिन के, हाँ फाइलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको, ठीक है, फाइलोक्विनोन।
क्विनोन, फाइलो क्विनोन। हाँ कैल्सीफेरोल सही है नीतीश कुमार। देसी बॉयज फेलो क्विनोन +4 का रिकॉर्डिंग नहीं है सर, मिल जाएगा, देख लिया जाएगा उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ। मानव शरीर, हाँ मानव शरीर के ब्यूटी के अध्ययन को कैलोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग विटामिन का बात करते हैं तो ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? ई को। यहाँ पे आप देखिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है। ये 8 विटामिन का एक ज्वाइंट होता है ना, 8 विटामिन मिल करके। तो विटामिन बी1 का नाम क्या होता है? थायमीन। B2 का राइबो, हाँ सही है, राइबोफ्लोविन सही है उसका, राइबोफ्लोविन। B3 बताइए, नियासिन। B4 नहीं होता है, B5 होता है। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल, है ना, पेंटोथेनिक अम्ल। B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, इसी को पहले विटामिन H के नाम से भी जाना जाता था, बायोटीन को ही। विटामिन H भी अगर पूछे तो क्या बताना है? B7 ही। B8 नहीं होता है, B9, हाँ फॉलिक अम्ल या मैलिक अम्ल, इसको मैलिक एसिड भी बोलते हैं या फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है B12 का भी क्वेश्चन में करवा दिया, साइनोकोबालामिन। और एक बच गया क्या? विटामिन सी। विटामिन क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक बीमारी होता है यानी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये यहां से बहुत, ये सारा एक ही बार में याद कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहां से ले लेगा। देखिए हम लोग विटामिन को 2 आधार पर बांटे हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है पानी में। तो अगर जिस बच्चा को अगर ये भी याद नहीं है तो यहाँ पे भी बच्चा याद करता है KED है, इसको कीड़ा याद कर लेता है, वसा में कीड़ा, ठीक है, और पानी में B और C। यहां पे देखिए A का नाम रेटिनॉल, D का कैल्सीफेरोल, E का टोकोफेरोन और K का फाइलोक्विनोन। B क्या है? एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सारा विटामिन होता है। तो B1 का नाम है थायमीन, B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन। बायोटीन को ही H विटामिन के नाम से भी पहले जाना जाता था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद कर लीजिएगा। B9 मैलिक एसिड और B12 क्या हो गया? साइनोकोबालामिन और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। फोटो लेना, चलिए ले, आप लोग को तो भेजा होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ रोग वाला सब अलग से करवा देंगे विजय जी। पाइलिया रोग किस विटामिन से होता है? चलिए अभी यहाँ पे सबका पहले नाम याद कर लीजिए। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Cu, कॉपर, फेरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कुछ कह रहा फेरस, कैल्शियम, ठाकुर साहब कैल्शियम, आर्मी अनिकेत बाबू, काजल कुमार का है कैल्शियम। चलिए कैल्शियम, यहां पे तत्व बोल रहा है तो कैल्शियम। विटामिन बोले तो, विटामिन बोलेगा तो रक्त जमने में कौन सा विटामिन? विटामिन के।
और प्रोटीन बोले तो प्रोटीन अगर बोले तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। है ना, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, पैराथायराइड, थायराइड और लैक्राइमल। ये लीवर है, पैराथायराइड, थायराइड, लैक्राइमल। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, काजल कुमारी सी, थायराइड मुन्ना कुमार, भूमियार मुन्ना सी, ठाकुर साहब का भी सी है। चलिए सबका सही आ रहा है। अंतःस्रावी अगर बात करें, देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, अगर सिर्फ बोल दे सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या हो जाएगा? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो यकृत यानी लीवर, लेकिन पूछ रहा है अंतःस्रावी। तो देखिए हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है अंतःस्रावी और एक होता है बहिस्रावी। अंतःस्रावी कौन सा, किसको बोलेंगे? जो हार्मोन रिलीज करता है, अंतःस्रावी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा अंतःस्रावी में? थायराइड। और सबसे छोटा कौन सा होता है? हाँ, बहुत सारे बुक में पीयूष भी दे देगा, अगर पिनियल नहीं रहेगा तो पीयूष ही टिक मार्क करना है एग्जाम में, ठीक है। बड़ा हो जाएगा थायराइड, छोटा हो जाएगा पिनियल। लेकिन जब बहिस्रावी, वैसे हार्मोन, वैसे ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ये होता है हार्मोन का, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ा लीवर, यकृत, और सबसे छोटा लैक्राइमर यानी अश्रु ग्रंथि, जो जिससे आंसू निकलता है, अश्रु ग्रंथि। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? विजय कुमार पीयूष, हाँ विजय जी, देखिए बहुत सारे बुक में पीयूष ही दिया रहता है, लेकिन पीयूष कब होता है? ऐसे देखा जाए तो पिनियल सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ये होता है पीयूष सेकंड स्मॉलेस्ट। लेकिन जब पिनियल नहीं रहता है ऑप्शन में तो हम लोग क्या टिक मार्क करते हैं? पीयूष। या बहुत सारे देखिएगा छोटा मोटा जो बुक है लूसेंट वगैरह इस समय पढ़िएगा तो पीयूष ही रहेगा। तो इसलिए हम दोनों चीज बता दिए कि आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखना है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? थायराइड, और सबसे छोटा पिनियल। बहिस्रावी में सबसे बड़ा लीवर और छोटा क्या हो जाएगा? लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथि, लैक्राइमल। लेकिन ओवरऑल ये तो अलग अलग बांटे तब ना, लेकिन पूरा शरीर का बोल दे सबसे बड़ा, तो पूरा शरीर का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लीवर। पूरे शरीर में सबसे बड़ा लीवर और सबसे छोटा पिनियल। यहां तक कोई दिक्कत? पेपर कब होगा भाई? सोनू यादव जी, पेपर का तो आप लोग का सबका नजर होगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो सबको पता चल जाएगा, और संभावना तो है अप्रैल तक। क्या जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का, कैंसर का, कीटों का या जनसंख्या का? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चलिए जवाब दीजिए सब लोग। ऑन्कोलॉजी में होता है कैंसर का। सबका सही जवाब आ रहा है। रवि रॉय, देसी बॉयज, अभिमन्यु, शिशुपाल, फौजी बिहार वाले, ठाकुर साहब, काजल कुमार सिंह। चलिए सबका सही जवाब है कैंसर।
पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन, हाँ एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी, और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। इसका होता है डेमोग्राफी। और कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी उसका बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी जहां से कार्य होता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वियोली, अमीनो अम्ल। यानी जो किडनी है वो कौन से छोटे छोटे अंग से यानी सेल से मिलकर बना होता है। इकाई जानने का मतलब है उसका कोशिका जानना चाह रहा है कि वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। चलिए जवाब दीजिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वियोली और अमीनो एसिड। तो सबका आंसर आ रहा है नेफ्रॉन। ये न्यूरॉन किसका यूनिट है? तंत्रिका तंत्र का। न्यूरॉन किसका यूनिट है? तंत्रिका तंत्र का। एल्वियोली लंग्स यानी फेफड़ा का। चलिए सही है, फेफड़ा लंग्स की है, फेफड़ा। अमीनो एसिड किसका इकाई है? प्रोटीन का, है ना। ये आप लोग के एग्जाम में ये बहुतों बार पूछा हुआ है कि जो प्रोटीन है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितना? 20 अमीनो एसिड का जरूरत होता है। एक प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का बता दिए, थायराइड का भी बता दीजिए, एक क्लास में करवाए हुए थायराइड, सॉरी इस पे। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का बताए, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? सैकराइड। सैकराइड के आधार पर डिवीजन भी बताए थे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा और मेरुरज्जु, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी जो तंत्रिका तंत्र है, तो उसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा क्या होता है? पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब देखिए केंद्रीय किसको बोलेंगे? जो आपका सेंटर में होगा, आपके शरीर के सेंटर में क्या है, कौन सा तंत्र? तो आपका दिमाग, ब्रेन हो गया। और ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे मेरुरज्जु ना, स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपका ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया। और यहाँ से रहता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और यहाँ से बहुत सारा नस आपके पैर में, हाथ में, यहाँ सब जगह गया हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे जानना चाह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल है, तो ये आपका ब्रेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, कौन सा आंसर? हमसे गुस्सा है का पहली बार आया है? नहीं छोटू राज, गुस्सा क्यों रहेंगे? और खुद से कर रहा है।
चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं, मस्तिष्क स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेंटोलॉजी, क्या बोलेंगे? चलिए जवाब दीजिए आप लोग। देसी बॉयज आंसर ए, नीरज बी, आदित्य कुमार ए, देसी बॉयज ए, चंदन AK-47, बहुत बढ़िया बात। ये 47 लेके बॉर्डर पे भी जाना है। मस्तिष्क के अध्ययन को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी, ठीक है, पल्मोनोलॉजी, सॉरी न्यूरोलॉजी। अरे ये कट कर देना है, न्यूरोलॉजी, ठीक है। पल्मोनोलॉजी किसको बोलते हैं, है ना, लंग्स के अध्ययन के, यानी फेफड़ा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो बर्ड बोला जाता है, हृदय के लिए बायोलॉजी में यूज करते हैं, तो ये हो गया हृदय के अध्ययन को। और डेंटोलॉजी दांतों का, है ना, दांतों का अध्ययन। तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी, हृदय के कार्डियोलॉजी और दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी। गुड्डू कुमार, कपाल में कितने हड्डी होते हैं? तो ये तो देखिए पहले करवा चुके हैं, है ना। कपाल में कितने हड्डी होते हैं? 8 हड्डी। कौन कौन सा, चलिए नाम जिक्र कर देते हैं। यहाँ पे क्या बताए थे, OTP सेफ, OTP सेफ यानी ओसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, एस्थेमॉइड, इथमॉइड और फ्रंटल, ठीक है। ये और ये कितना होता है, 1 होता है, ये 2 होता है, ये भी 2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये 1 होता है। इस तरह से टोटल कितना होता है, 8 हड्डी होता है। तो ये तो आज के क्लास में करवा चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? यानी हमारे दिमाग का जो वजन है वो शरीर का, आपका जो पूरा बॉडी वेट है उसका कितना परसेंट होगा? 7%, 2%, 10% या 5%? गुड्डू कुमार का आंसर आ रहा है 7%, देसी बॉय 7%, काजल कुमारी 7%, छोटू 7%। देखिए 7% आप लोग का तो आंसर सही है, लेकिन वो आंसर किस चीज में होगा, एक बार सोचे हैं क्या इसी क्वेश्चन में 7% होगा? वो आप लोग देखिए किसका याद किया हुआ है, पूरे बॉडी का जितना वजन होता है उसका 7% हमारा ब्लड होता है। ये ब्लड से क्वेश्चन नहीं है, ये मस्तिष्क का भार पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए, शाहिद अहमद का अब आंसर सही आया, आर्मी लवर का 2 आया, ये बिल्कुल सही जवाब है, 2% होगा। मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 2%। ये जो 7% होता है ये खून होता है, ब्लड होता है। देखिए आंसर सबको याद है, लेकिन क्वेश्चन ही भूल गए कि किस में होगा 7%। चलिए नेक्स्ट। तो मस्तिष्क का 2% होता है, लेकिन कितना होता है अप्रोक्स बता सकते हैं? इसमें भी डिवीजन करते हैं। मेल में लगभग कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम होता है, 1350 से 1450 ग्राम। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, कम का मतलब दिमाग कम नहीं होता है, उसका वजन कम होता है। कितना? लगभग 1300 से 1400 या 1350 ग्राम के आसपास में रहेगा। बच्चा में कम होता है, चाइल्ड में कितना होता है? हाँ गोविंद जी का आंसर सही था, बी, उसमें 2% लिए थे, मिस्टेक हो गया था गोविंद जी, सही है आपका। चाइल्ड में बताइए, चाइल्ड में कितना होता है जी? 300 ग्राम, है ना, लगभग 300 ग्राम होता है। वजन परसेंटेज में पूछे तो 2%, और इस तरह से वेट के अकॉर्डिंग याद कर लेना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, माइकोप्लाज्मा या ओवरी?
काजल कुमार सिंह 300। चलिए 300 सही है सबका। अब इसका जवाब दीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताएं। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, माइकोप्लाज्मा या ओवरी? क्या होता है? न्यूरॉन। सबसे लंबा क्या होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन देखिए, नेक्स्ट का चैप्टर जो हम लोग लाएंगे नर्वस सिस्टम ही, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिमाग के चारों तरफ जो झिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं? दिमाग के चारों तरफ जो झिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं? मेनेंजिस, ठीक है, मेनेंजिस, प्लूरा, एक्सोलेमा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? मेनेंजिस। चलिए सबका जवाब सही आ रहा है। देखिए हमारा जो ये इस तरह से जो ब्रेन है, तो ब्रेन को कवर करके जो झिल्ली रखता है, जो मेम्ब्रेन रखता है ये ऊपर से, ठीक है, ये क्या कहलाता है? मेनेंजिस कहलाता है। और इसके ऊपर क्या लगा रहता है? कपाल रहता है, यानी हड्डी हड्डी से ढका हुआ रहेगा। जो अभी 8 हड्डी पड़े हैं ना, इसके ऊपर से इसको ढक करके रखता है। ये मेनेंजिस जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन सा? ये 3 लेयर का एक ज्वाइंट होता है, ठीक है, 3 लेयर का एक परत होता है। हाँ वेरी गुड। हाँ, बाहरी चोटों से बचाने का काम करता है। ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक होता है पी, बोलिए। हाँ पैरामीटर, ए से आर्केनॉइड और डी से ड्यूरामीटर, ठीक है। ये जो मेनेंजिस है वो 3 लेयर का है। कौन कौन सा? पैरामीटर, देखिए PAD, पैड, पैड जो होता है वो एक याद कर लेना है। P से पैरामीटर, A से आर्केनॉइड और D से ड्यूरामीटर। यहां से भी आप लोग के आर्मी वाले में बहुत बार 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेनेंजिस का जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या कहलाता है? तो ड्यूरामीटर। तो खाली रट के नहीं जाना है कि ड्यूरामीटर याद करके गए और पूछ दिया आंतरिक वाला कि बीच वाला क्या होता है, तो सब तीनों एक साथ याद कर लेना है। तो सबसे आंतरिक क्या हो जाएगा? है ना, प्यूरा में पैरामीटर, ठीक है। ए से आर्केनॉइड और डी से ड्यूरामीटर। इसी में अगर बैक्टीरिया या किसी कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस बीमारी को बोला जाता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। और कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिनका लंदन में मृत्यु हुआ था और इसी बीमारी से हुआ, मेनिंजाइटिस के कारण ही? मिरातुल अखबार लिखे थे। चल अब बताइए, आप लोग बताइए। उनका एक पत्र है मिरातुल अखबार। हाँ न्यूटन, चलिए वो हम इंडियन हिस्टोरियन की बात कर रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए। हम पत्रिका का नाम भी लिख रहे हैं, मिरातुल अखबार। या 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे कब? 20 अगस्त 1828 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ इतना हिंट देने के बाद देखिए ब्रह्म समाज बोले, मिरातुल अखबार बोले, या बताइए तो और 1-2 नाम बताते हैं। वहां से देखिए सबका जवाब सही आ रहा है। पंकज का, अभिमन्यु जी का, विजय कुमार, देसी बॉयज, फौजी वाले, निरंजन, बॉबी, सबका सही जवाब है। तो मेनिंजाइटिस, ठीक है, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या इनमें से सभी? सर मेरा सबसे पहले जवाब था। हाँ विजय जी, चलिए आपका भी जवाब सही था।
चलिए इसका जवाब दीजिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इनमें से सभी। देख मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क है तो हम बताए थे सबसे बड़ा जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। ये हमारे आपका जो दिमाग है उसका लगभग 2/3, 2/3 बोलने का मतलब हो गया लगभग 66 से 67% यही होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। यहाँ पे क्या होता है, फिर हिंड ब्रेन का 2 पार्ट होता है, ये पॉन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगा, और उससे जुड़ा हुआ रहता है सेरेबेलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। रुधिर और कोशिकाओं के बीच पदार्थों और गैसों का जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान करने में कौन सहायक है, रुधिर और कोशिका। यानी ये जो रुधिर है और यहाँ पे जो कोशिका है, तो दोनों में जो भी पोषक तत्व है, जो भी पोषक तत्व है, यानी यहां से कोई पोषक तत्व ला करके इसको सेल में पहुंचाना या ऑक्सीजन गैस को ला करके यहां पे देना, ये किसका काम होता है, धमनी का, सीरा का या कोशिका का। कोशिका, सॉरी कोशिका नहीं होगा, केशिका होगा, कैपिलरी। ये कोशिका नहीं होगा, ये गलत था, केशिका, केशिका है यानी कैपिलरी। तो हम लोग देखिए बताए थे कि नस जो हमारा होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक हो गया आर्टरी यानी धमनी, दूसरा क्या होता है वेन यानी सीरा, और एक होता है कैपिलरी, कैपिलरी यानी केशिका। तो देखिए ये जो आपका हार्ट है, ये हार्ट मान लेते हैं, यहां से ब्लड को ले जा करके सेल में पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये हार्ट है, हार्ट से ये धमनी निकला, ठीक है, जिसको आयोटा बोलेंगे। आयोटा ये डिफरेंट पार्ट में बट जाता है, और जब ये सेल में या किसी ऑर्गन में इन करता है तो वहां पे छोटा छोटा पार्टीशन में बट जाता है, जिसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी सिर्फ एक लेयर का बना होता है, इसीलिए कोई भी चीज जो हम लोग खाना खाएं, जो पोषक तत्व है, तो वो सेल में पहुंचाने का या ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैपिलरी यानी केशिका के थ्रू ही होता है। ये सब डबल लेयर ट्रिपल लेयर से बना होता है, तो ये सब आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, केशिका। निम्न में से कौन कनिकामय WBC का प्रकार नहीं है। कनिकामय मतलब जिसपे पार्टिकल, WBC बताए थे, WBC का पार्टीशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक होता है कनिकामय, कनिका मतलब उसमें डॉटेड जो सेल होगा WBC का, उस पर डॉटेड डॉटेड इस तरह से पार्टिकल होगा, और एक होता है अकनिकामय, ठीक है, अकनिकामय यानी इसका जो सेल होगा इस पे कोई भी डॉट पार्टिकल नहीं होता है। तो जानना चाह रहे हैं कि निम्न में से कौन कनिकामय WBC का प्रकार नहीं है। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, इओसिनोफिल है ना, इसको बोलते हैं इओसिनोफिल। चलिए जवाब दीजिए। ये गरा कौन सा, देखिए लिम्फोसाइट, इसका आंसर है लिम्फोसाइट। आर्मी बॉय डी गलत है आपका, आर्मी लवर। इसका आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइट। देखिए WBC को कनिकामय और अकनिकामय यानी ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, इसका मतलब होता है WBC ऐसे 5 तरह का होता है, लेकिन कनिकामय और अकनिकामय यानी उसके पार्टिकल के आधार पर बांटेगा तो 2 हो गया। अब ये 3 तरह का होता है, ये 3 होता है, कौन कौन सा, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जिसमें कण डॉटेड पार्टिकल नहीं होता है, ये कितने होते हैं, 2 होता है, एक लिम्फोसाइट और एक क्या,
मोनोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। अकनिका में होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नेक्स्ट है पाचन में कौन सा अभिक्रिया होता है? जो डाइजेशन है उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? अपचयन यानी कैटाबोलिज्म, उपचयन एनाबोलिज्म, या दोनों तरह का? पाचन में कौन सा अभिक्रिया होगा डाइजेशन में? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। देखिए बहुत सारे जवाब तो बच्चा देखता है कि जहां पे दोनों है, जहां पे ऑल ऑफ दीज है, तो ये आंसर ज्यादा प्रीफर करता है। देखिए पहले देखिए हम लोग के शरीर में, सेल में या शरीर में जितना भी तरह का जो अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कैटाबॉलिज्म यानी अपचयन और उपचयन। कैटाबॉलिज्म में होता है कि एक बड़ा पार्टिकल होगा और ये टूट टूट के छोटा पार्टिकल में बटेगा। और एनाबॉलिज्म में जो होगा ये छोटा छोटा पार्टिकल जूट करके एक बड़ा पार्टिकल बनाएगा। अब बताइए डाइजेशन हम लोग पाचन करते हैं तो जो भोजन अंदर लेंगे तो वो टूट टूट कर छोटा होगा ना, तो ये टूट टूट कर बड़ा पार्टिकल लेते हैं और उसको सेल क्या बड़ा पार्टिकल डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं। तो उसके लिए हम लोग चबाते हैं, मुंह में एकदम चबाते हैं, फिर अंदर जाके उसका पाचन होता है। तो ये बड़ा पार्टिकल से छोटा पार्टिकल में टूटेगा, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। याद कितना करना आसान है, काट कट कर छोटा कर देना। देखिए नाम में ही है कैटाबॉलिज्म यानी काट कट कर छोटा कर देना, और एना मतलब होता है ऐड कर देना, यानी ऐड कर देना। तो ये वाला कैसे होगा? जैसे देखिए बहुत सारा एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन का बनना क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। पाचन हो गया, मतलब रिस्पायरेशन हो गया, ये तरह का जितना घटना होता है वो क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है। क्लियर? उत्सर्जन के आधार पर मानव को किस वर्ग में रखा गया है? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। उत्सर्जन के आधार पर यानी हम लोग के शरीर से जो एक्सक्रीशन होता है, तो उत्सर्जन के आधार पर मानव को किस वर्ग में रखा गया है? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरोकोटेलिक और गुआनोटेलिक। यूरिको नहीं, यूरियोटेलिक। आदित्य का सी है, चलिए आदित्य सी। नहीं नहीं सी नहीं होगा, ये गलत है, यूरियोटेलिक। हम लोग जो उत्सर्जन करते हैं यूरिया का, जिसमें यूरिया का उत्सर्जन होगा वो यूरियोटेलिक कहलाता है। अमोनोटेलिक होता है, देखिए अमोनोटेलिक जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, तो ये वैसे ही जीव करेंगे जो जलीय होगा। जैसे मछली होगा तो मछली में क्या होगा? अमोनोटेलिक। हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे यूरिन पेशाब किए तो उसमें भी क्या होगा? यूरिया का मात्रा होता है, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। यूरिकोटेलिक जो होता है ना, जिसमें इसमें यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड जो करेगा, जैसे पक्षी हो गया, पक्षी ये सब जितना भी हो गया वो यूरिकोटेलिक होता है। और गुआनोटेलिक होता है बिच्छू वगैरह, ठीक है। ये क्लियर? तो उत्सर्जन के आधार पर मानव को किस वर्ग में रखा गया? तो यूरियोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा। अमोनिया को जो उत्सर्जन करेगा अमोनोटेलिक, तो वो कौन सा हो जाता है जीव? मछली, जो जलीय जीव होगा, क्योंकि इसके उत्सर्जन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो जो जलीय होगा वही निकालेगा। और पक्षी वगैरह क्या करता है? यूरिक एसिड गिराता है। और बिच्छू किस चीज का उत्सर्जन करेगा? ठीक है, गुआनोटेलिक। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या, नर्वस सिस्टम। तो हम लोग देखिए
सप्ताह में जो 5 क्लास है वो 4 क्लास हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे और सप्ताह में एक दिन जो होगा वो मिसलेनियस एमसीक्यू लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो पीछे का क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया है या जो इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।